गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो आप चेक करिए कि आप 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ठीक करते हैं। 25 क्वेश्चंस में से अगर आपके 18-19 क्वेश्चन आपके ठीक बैठ रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी है। तो चलिए अपने आप को परखिए इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। घनिष्ठता, मित्रता। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए आस्तीन का सांप, बी गांठ का पूरा, सी दांत कटी रोटी या फिर आँखों का तारा। तो घनिष्ठ मित्रता के लिए सही अर्थ होगा दांत कटी रोटी। ठीक, घनिष्ठ मित्रता के लिए जो शब्द होगा वो होगा दांत कटी रोटी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए स, बी सप, सी स्व या डी सु। तो सपरिवार में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है ए स। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। ए विश्वास पात्र, बी विश्वस्त, सी विश्वासी या फिर डी विश्वसनीय। तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द है बी विश्वस्त। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या है? ए विषाद, बी खेद, सी वेदना या डी दुख। तो हर्ष का विलोम जो है वो है ए विषाद। चलिए नेक्स्ट है। हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु या डी बादल। बताइए हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हैरंब जो है ए गणेश का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है ए अव्ययभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। बताइए जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है उस समास को कहते हैं ए अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ स्वर, बी गुण स्वर, सी यड़ स्वर या फिर डी वृद्धि स्वर। तो बताइए स्वर सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में बी गुण संधि इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए सड़क, बी किताब, सी नाक या फिर डी दही। तो पुल्लिंग शब्द है डी दही। इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप बोल कर पता लगाइए। सड़क कितनी है, कितनी लंबी है। किताब कितनी मोटी है। नाक स्त्रीलिंग है और दही खट्टा है। ठीक है, इसी से पता लगा लीजिए दही खट्टा है तो ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा अविकारी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अविकारी नहीं है? ए हाथी, बी यहाँ, सी इधर, डी उधर। तो बताइए अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? तो अविकारी शब्द है ए हाथी। ए हाथी अविकारी शब्द नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ए 10, बी कुछ, सी कई या डी सब कुछ। तो बताइए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो उसके लिए शब्द होगा ए 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ए आदमी, बी औरत, सी विद्यार्थी या फिर डी भारत।
बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, भारत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? ए आदमी, बी औरत, सी विद्यार्थी, या फिर डी भारत। बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका अर्थ होगा बी औरत। बी औरत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती? किस स्वर की कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ए अ, बी आ, सी ए, या फिर डी ओ। तो देखिए, आ को छोड़कर सबकी मात्रा चिन्ह होते हैं, आ ही ऐसा है जिसके मात्रा चिन्ह नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, या फिर डी अंगिका। बिहार की राजधानी जो पटना है, वहाँ पर कौन सी बिहारी बोली बोली जाती है? तो वो है सी मगही। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ है? ए खूब प्रकाशित होना, बी थोड़े दिन का सुख, सी खत्म होना, या फिर डी बेफिक्र रहना। तो 4 दिन की चांदनी बोला जाता है, 4 दिन की चांदनी, ठीक है, वैसे तो पूरा होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उसके लिए जो शब्द है वो है थोड़े दिन का सुख। बी थोड़े दिन का सुख इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव, या फिर डी द्विगु। यथार्थ कौन सा समास है यथार्थ में? तो यथार्थ में सी अव्ययभाव समास यथार्थ में होगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव, या फिर डी द्वंद्व। तो मुंह तोड़ में ए तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव, या फिर डी द्वंद्व। तो वैसे पता चल रहा है पाप और पुण्य, पहली बात तो विलोम शब्द है, दूसरी बात इसमें योजक चिन्ह लगा है। तो जिसमें योजक चिन्ह लगता है और विलोम होते हैं पाप और पुण्य, या और लग जाए तो उसके लिए शब्द होगा डी द्वंद्व। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दाजियों कहानी किसकी रचना है? ए यशपाल, बी शेखर जोशी, सी बटरोही, या फिर डी अमरकांत। तो दाजियों किसकी रचना है? दाजियों कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं शेखर जोशी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद, या फिर डी पंत। तो जूही की कली किस कवि की रचना है? तो ए निराला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ऋण जल और धन जल किसका रिपोर्टाज है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, सी शिव पूजन सहाय, या फिर डी रामबख्श बेनीपुरी। तो ऋण जल और धन जल किसका रिपोर्टाज है? तो ए फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ए मैला आंचल, बी पढ़ती परिकथा, सी पलटू बाबू रोड, या फिर डी देहाती दुनिया। तो रेणु की कौन सी कहानी नहीं है? डी देहाती दुनिया। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? ए अलंकार, बी रस, सी वक्रोक्ति, या फिर डी छंद। तो केशव दास ने काव्य की आत्मा ए अलंकार को कहा है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए प्रवज्या, सी प्रवर्ज्या, सी प्रवर्ज्या, या फिर डी प्रवेज्या। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए? इसका आंसर होगा ए प्रवज्या। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ए निषेधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, या फिर डी इच्छावाचक। बताइए, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तुम खाओ ये वाक्य है आज्ञावाचक।
ये वाक्य है आज्ञावाचक। इसी के साथ आज के यहाँ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी हमने। आशा करते हैं आपके लिए यूज़फुल रही होगी ये वीडियो। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो वीडियो तो वीडियो को हमारी लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।